तो हम लोग कल के लास्ट क्लास में हम लोग ने, हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे, एनोवा के बारे में जानकारी ली थी, और फिर बेसिक डिजाइन्स क्या क्या होते हैं उनके जो नाम पढ़े थे। और हमने बताया था कि हम 3 डिजाइन को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सीआरडी, उसके बाद आरबीडी और एलएसडी है, और इसके बाद स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को एक साथ पढ़ेंगे। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन एंड स्ट्रिप स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। तो बेसिक डिफरेंस जान लो कि इनको एक साथ क्यों पढ़ेंगे। ये सब दोनों जो है हमारे, ये 2 फैक्टर डिजाइन है। इसमें हम लोग 2 फैक्टर की स्टडी एक साथ करेंगे, 2 फैक्टर डिजाइन है। और ये जो हमारे हैं, ये हमारा 1 फैक्टर डिजाइन है। 1 फैक्टर डिजाइन का बोलने का मतलब कि एट ए टाइम केवल हम एक फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, यानी हमारा जो ट्रीटमेंट है या ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन है केवल एक है। ठीक है। लेकिन स्ट्रिप स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है क्या, 2 फैक्टर डिजाइन कहते हैं उसको। ठीक है, बारी बारी हम लोग जानेंगे जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो सीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ठीक, डिजाइन। अब ये है, इसमें देखो बात क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट चीजें बात करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आएंगी उसको नोट कर लेते हैं, फिर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। इसको वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं, वन वे क्लासिफाइड डिजाइन कहते हैं। होगा उससे एक कम कर दो तो तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो वे रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल डिजाइन। कंट्रोल डिजाइन। ठीक। अगली चीज है कि कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। तो रैंडमाइजेशन यूज होता है, तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि तो फॉलोइंग इस डिजाइन में केवल 2 प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो होते हैं, तो वो सीआरडी हो जाता है हमारा। ठीक है। लोकल कंट्रोल इसमें हम यूज नहीं करते, लोकल कंट्रोल यूज नहीं करते। डू नॉट यूज लोकल कंट्रोल या एरर कंट्रोल। मान लो कि एरर कंट्रोल हम नहीं करते तो मतलब सीआरडी कहाँ पे यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज इन होमोजेनियस सर आवाज कंडीशन सही से जहाँ। नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। तो हेलो, अभी सही है? अभी तो हेलो, ठीक है, बीच बीच में अभी। ठीक है चलो। हाँ। होमोजीनियस कंडीशन में हम इसको करते हैं। ठीक है। जैसे होमोजीनियस कंडीशन है हमारा फील्ड का। ठीक है। तो वहां पे हमको एरर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर कंट्रोल हम क्या करते हैं, मतलब ब्लॉकिंग करते हैं हेटेरोजेनिटी को होमोजेनियस ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब अगर हम एरर कंट्रोल नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, वो होमोजेनियस है। तो सर ज्यादातर आपका जिसका आवाज कट कट पे आ रहा है, मतलब नेटवर्क का इशू है शायद कुछ।
हेलो हेलो, हाँ सर, अभी आ रहा है ठीक से। क्लियर है? सही है? कोई दिक्कत? हाँ सर, अभी ठीक है। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीआरडी के बारे में बता रहा था। सीआरडी मतलब कम्प्लीटली रेंडमाइज डिजाइन है। इसका पहला हमने पॉइंट बताया था, इसको हम लोग वन वे क्लासिफाइड डिजाइन भी कहते हैं। वन वे क्लासिफाइड डिजाइन। दूसरी चीज है, जितने तरीके से क्लासिफाई कर सकता हो उससे एक कम कर दोगे तो रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन हो जाएगा। तो 1 - 1 = 0 वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन। ये याद करने का तरीका है। टेड या कंट्रोल डिजाइन। उसके बाद इसमें केवल ओनली दो प्रिंसिपल यूज होते हैं। ओनली टू प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स आर यूज्ड। उसमें कौन कौन है? पहला रेप्लिकेशन, उसके बाद दूसरा है रेंडमाइजेशन। ठीक। तो इसमें कौन सा यूज नहीं करते हैं? एरर कंट्रोल यूज नहीं होता है। कंट्रोल को यूज नहीं करते। ये कहाँ पे यूज होता है? हेट्रोजीनियस फील्ड पे। तो यहाँ पे एक तरीका ये भी समझ आ गया कि अगर एरर कंट्रोल नहीं है तो मतलब हेट्रोजीनिटी भी नहीं है। हेट्रोजीनिटी नहीं है तो मतलब सीआरडी जो हम करते हैं वो जनरली हमारा क्या है? होमोजीनियस कंडीशन में करते हैं। होमोजीनियस कंडीशन में करते हैं। ठीक। इसीलिए तो ब्लॉकिंग की जरूरत नहीं है और एरर कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ठीक। तो यहाँ से समझ में आया कि किस एक्सपेरिमेंट में इसको बेसिक क्वेश्चन यही पूछता है, सीआरडी हम किस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो सीआरडी का अगर यूज पूछेगा तो हम बेसिकली पॉट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। पॉट एक्सपेरिमेंट मतलब कि छोटे से पॉट मतलब छोटा सा एरिया जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो क्या है? पॉट क्या है? हमारा थोड़ा सा होमोजेनियस कंडीशन जिसके बारे में हम बेहतर तरीके से जानते हैं, वहां पे हम क्या है? सीआरडी यूज करते हैं। समझ में आई ये चीज? ये सारी पॉइंट्स बहुत ज्यादा सारे के सारे। ठीक। और एक पॉइंट ये है, इसका मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक। ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। अब इनको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या। ठीक। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? सर इसका मतलब क्या है सर, मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ, इसको हम बताएंगे अभी। इसके इसके अलावा बताओ। इसका अब तुम क्या है, एक एनोवा समझो। इसका एनोवा बनाते हैं हम लोग। ठीक है। एनोवा क्या करता है? हमने कल ही पढ़ा था कि एनोवा जो है जितने भी वेरिएशन है, जो टोटल वेरिएशन है, ठीक है, उसको डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में वो डिवाइड कर देता है। टोटल को क्या है? नोन और अननोन में डिवाइड कर देता है। नोन और अननोन। ठीक है। तो अगर मान के चलो कि तुम्हारी एक फील्ड है और तुमने बोला क्या ये एक फैक्टर डिजाइन है जिसमें तुम क्या है? ट्रीटमेंट को वेरी करते हो। तो नोन फैक्टर तुम्हारा क्या है? केवल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट है, यूज करते हैं हम लोग। और अननोन फैक्टर मतलब हमारा एरर है और कुछ नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे क्या है? नॉन फैक्टर में केवल एक है, इसी की वजह से इसको वन वे क्लासिफाइड डिजाइन कहते हैं हम। ठीक है, बेहतर इस तरीके से समझ में आएगा। अभी देखते हैं इसको। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मतलब कि तुम बहुत सारे फैक्टर से क्रॉप यील्ड क्यों कंट्रीब्यूट करने वाले कितने फैक्टर हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो फैक्टर हो सकता है तुम्हारा वेराइटी, सॉइल हो सकता है,
फर्टिलाइजर डोज हो सकते हैं, ठीक है, और इरिगेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से हम क्या है, ये सब जो डिजाइन है सिंगल फैक्टर डिजाइन है, मतलब हम किसी एक को अपना ट्रीटमेंट बनाएंगे, यानी ये हमारा ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट, और रेस्ट को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, ठीक। मतलब अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए एक को वेरी करके हम स्टडी करते हैं कि कौन सा चीजें सही है या कौन सी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हम केवल दो बार यूज करते हैं, केवल एक रैंडमाइजेशन, दूसरा रेप्लिकेशन, ब्लॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक। तो दूसरी चीज, पहली चीज क्या है, मान लो कि एक ट्रीटमेंट T1 है, T3 है, T4 है, मतलब हमारे ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है, टी इज इक्वल टू, अगर हमारा नंबर टोटल ट्रीटमेंट 4, टोटल 4 हो गए, और इसकी जो रेप्लिकेशन है, मतलब इसको अगर हम लेआउट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक खेत है, मेरा प्लॉट है, ठीक है, उसमें क्या है, ये है हमारा, ठीक, यहाँ T1 T2 हो गया, यहाँ T3 हो गया, यहाँ T4 हो गया, यहाँ पे फिर T1 हो गया, यहाँ T2 हो गया, यहाँ T3 हो गया, यहाँ पे T1 हो गया, यहाँ T3 हो गया, ठीक है। मान लो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, और एक एक क्या एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट में एक ट्रीटमेंट लगा हुआ है। अब हमको क्या है, इसका रेप्लिकेशन पता करना है कि T1 कितनी बार आया है, आर उसका रेप्लिकेशन होगा 1 2 3, आर कितनी, T1 कितनी बार रेप्लिकेट किया, 3 बार, T2 कितनी बार किया, 1 और 2 टाइम्स, T3 कितनी बार किया, 1 2 3 टाइम्स, और T4 कितनी बार किया है, केवल एक बार, ठीक है। तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग रेप्लिकेशन है, ठीक। तो पहले पॉइंट तो याद रखना कि सीआरडी में अनइक्वल रेप्लिकेशन हो सकता है, केवल केवल ओनली एक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि सीआरडी में इट मे हैव अनइक्वल रेप्लिकेशन। अभी हम आगे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या डिजाइन पढ़ेंगे, उसमें हमको इक्वल रेप्लिकेशन होना मस्ट होगा, या रेप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन सीआरडी में एवरी ट्रीटमेंट में हैव अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना, बाकी किसी में नहीं होगा अनइक्वल, सब में इक्वल होंगे, अगर T1 का 2 है तो T2 का भी 2 होगा, T4 का भी 2 होगा, ठीक है। लेकिन सीआरडी में ऐसा नहीं है, जैसे कि तुमने एग्जांपल से देख लिया। अगर हमसे कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट सीआरडी के लिए हम क्या करेंगे, समेशन टीआई, मतलब आर, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to R, जितनी बार रेप्लिकेट किए हैं। तो जैसे T1 क्या है, 3 बार रेप्लिकेट हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये इसको सिंपली ऐड कर लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 टाइम्स, मतलब टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट सीआरडी के लिए 9 है। सिंपल सम कर लो रेप्लिकेशन को, तो इसको कहीं कहीं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिनोट करता है, ठीक। और अगर मान के चलो, ये तो हमने अनइक्वल के केस बताया, और अगर मान लो इक्वल का केस होता, अगर मान लो आर की कंडीशन ऐसे बन जाती कि सबको मैं इक्वल इक्वल रेप्लिकेट करता, ठीक, मान लो कि T1 T2 T3 T4, ठीक है, मान लो यही का, या इधर T1 T2 T3 T4, मान लो एक खाली भी है, कोई जरूरी नहीं कि सब कंप्लीट रहे, तो मतलब आर को हमने टोटली 2 बार रेप्लिकेट किया, 2 बार रेप्लिकेट किया, T3 को भी 2 बार 2 बार। तो इस केस में अगर इक्वल रेप्लिकेशन है, अगर इक्वल रेप्लिकेशन है, ठीक है, तो उस केस में अगर हमको टोटल फार्मूला कोई पूछेगा तो R into T कर देना, केस में R into T
ठीक है। जैसे रेप्लिकेशन की वैल्यू क्या है 2 और ट्रीटमेंट हमारे कितने हैं 4 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। नहीं तो इसी तरीके से सिंपल इसको सम कर दोगे तो भी 8 आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल यूनिट निकालने के तरीके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने जाना कि अनइक्वल रेप्लिकेशन भी पॉसिबल है। एनोवा मॉडल लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं करेंगे, आरबीडी का एक एग्जांपल लेंगे तब डिटेल कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, एनोवा मॉडल कहते हैं। ठीक, एनोवा मॉडल क्या होता है? सिंपल सी बात है कि वाई आई जे है। ठीक, जैसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये हमारा एनोवा मॉडल होता है। ठीक, इसमें टी आई है प्लस ई आई। बस जिसको ये मॉडल याद है वो एनोवा हमेशा बना लेगा। तो कि आई क्या है? ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और जे क्या है? रेप्लिकेशन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितने कर रहे हैं या कौन सा नंबर है? रेप्लिकेशन नंबर। ठीक, वाई आई जे का मतलब क्या होता है? वाई आई जे मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ आईएथ ट्रीटमेंट फॉर जेथ रेप्लिकेशन। मतलब जेथ रेप्लिकेशन के लिए आईएथ ट्रीटमेंट की क्या वैल्यू है, ये हमको यहाँ से पता चलती है। ठीक, रिस्पॉन्स ऑफ जेथ रेप्लिकेशन फॉर म्यू क्या है? हमारा ट्रू मीन है। अभी देखो हम तुमको बताते हैं ये ट्रू मीन क्या होता है। जैसे कि अगर तुम कोई फील्ड लिए हो, फील्ड में क्या है, टीआई मान लो कि चलो फर्टिलाइजर डोज है, तो उसमें सीड केवल शो करते हैं, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं करते। मतलब वीड मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, पेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फील्ड जीरो हो जाएगी क्या? मतलब एक खेत में अगर तुम सीड फेंक के चले आए, कुछ भी नहीं किए, तो अगर मान के चलो कि हार्वेस्ट के टाइम पे जाओगे तो क्या यील्ड एकदम जीरो होगी कि समथिंग कुछ मिलेगी? कुछ तो मिलेगी। कुछ तो मिलेगी। मतलब यही जो होता है ये ट्रू की मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट है, मतलब वो ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल मीन इफेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, वो है। तो ये ट्रू मीन वो कंडीशन, हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं सबको, ओवरऑल मीन इफेक्ट को हम ट्रू मीन कहते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, टी आई क्या है? टी आई हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट है। ट्रीटमेंट इफेक्ट जानते हो, जिसको जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है, ट्रीटमेंट इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं नोन क्वांटिटी या नोन फैक्टर। उसको जोड़ दिया हमने, याद करो एनोवा का जब मॉडल पढ़ाया था तब बोला था कि एनोवा में जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे एडिटिव नेचर के होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको सम करवा रहे हैं, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया है कि हर एक को वैल्यू जो है आपस में एडिटिव नेचर शो करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट इफेक्ट को शो करता है, जो कि हमारे लिए नोन है। ठीक, और ई आई जे, जे हमारे लिए क्या इरर है, मतलब इरर मतलब क्या, अननोन। ट्रू मीन छोड़ दो, ई आई जे ये अननोन है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब दोनों पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे इसी में, तो चीजें क्लियर। ठीक, ये हो सर गया टी यहाँ तक। टी आई का वैल्यू क्या होगा सर? टी आई का वैल्यू मतलब अगर कुछ एग्जांपल में। हाँ, एग्जाम्पल हम आरबीडी सॉल्व कराएंगे तब करेंगे। ठीक, सीआरडी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, सी आरबीडी में एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो उसी में हम सीआरडी भी बता देंगे, एलएसडी भी बता देंगे। ठीक है, तो बस थ्योरी थ्योरी समझो। ठीक है, ठीक, हाँ। टीआई को वैसे ऐसे मतलब समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम मान लो ट्रीटमेंट टी1 क्या ईल्ड को बता रहा है ना, तो मान लो कि चलो कि इस प्लॉट की ईल्ड कितनी आई, 4 आई, इसकी क्या आई, 6 आई, इसकी 7 आई, इसकी 9 आई, तो यही टीआई हो गया, जो तुम्हारा ईल्ड है। वाई आई से क्या रिस्पॉन्स ही तो बता रहा है, ये भी तो तुम्हारा टी2 का ईल्ड है, टी3 का ईल्ड है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसका 2 वैल्यू रख दें, इसका 3 वैल्यू रख दूं, ठीक है, और ये रेप्लिकेशन 2 है, ये देखो टी1 है टी2 है, 1 रेप्लिकेशन के लिए, मतलब ये क्या है, टी
आई जे मतलब वाई आई जे की वैल्यू है और आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की भी वैल्यू 1 है, मतलब कि ट्रीटमेंट फर्स्ट और रेप्लिकेशन भी फर्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए 2 हो जाएगी। चलो अभी करेंगे तो फिर समझ में आएगा, अभी थ्योरी समझो थोड़ा सा। ठीक, तो ये हमारा एनोवा मॉडल है। ठीक, अब क्या है, एनोवा को बस एज इट इज, जो एनोवा मॉडल है उसको एज इट इज वैसे लिख देना है। हमने कल बताया था कि याद रख लेना है हमको चीजें दिमाग में। सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और एफ वैल्यू या कोवेरियंस रेशियो। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना है, म्यू के बाद जो जो चीजें लिखी हैं उसको सीधा सीधा लिख देना। म्यू के बाद क्या है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लिख दो यहाँ पे। म्यू के बाद क्या है, इरर है, इरर लिख दो यहाँ पे, इरर है लिख दो यहाँ पे। और कुछ नहीं है तो फिर टोटल लिख दो, बस सीधी बात है, टोटल हो गया। और जनरली मान के चलो कि हमेशा 10 में से 9 बार तुमको इक्वल रेप्लिकेशन देगा, और इसी को एन कहते हैं, एन कह सकते हो। एन क्या है ना, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसको आरटी भी लिख सकते हो तुम, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही क्वेश्चन आता है इसके। और मान के चलो कि हमेशा जो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा टी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1। ठीक, ईरर के लिए दुनिया में कोई फार्मूला नहीं बना है, और इसके लिए ये जो एन है, ठीक है, ये टोटल हो गया एक्सपेरिमेंटल यूनिट -1, जो भी टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट -1 टोटल का। ठीक, अब ईरर का निकालना होगा तो टोटल में से ट्रीटमेंट का माइनस कर दो तो तुम्हारा ईरर आ जाएगा। बताओ माइनस करके क्या आ रहा है, सब कोई माइनस करे, बताओ क्या आ रहा है। बताओ कितना आया। बोलो। और कुछ लोग अगर हमसे एग्री नहीं करते, आरटी नहीं लिखना चाहते, इसको एन लिखेंगे, तो n-1, तो यहाँ पे n-1 कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे n-t आ जाएगा फॉर्मूला, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी याद रखो, ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन जरूर आता है तुम्हारा, और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार यही फार्मूला यूज होगा तुम्हारे लिए। ट्रीटमेंट और रेप्लिकेशन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्रीटमेंट की वैल्यू 4 है और एप्लीकेशन की वैल्यू 2 है, ठीक है। और सीआरडी के लिए ईरर ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। बोलो। पहले तो ये तो बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ तो अब फार्मूला लगाओ, जल्दी से आंसर बताओ। सीआरडी के लिए ईरर फोर, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 4 होगा। 4 ही आए। हाँ तो 4 इसके अंदर है। अगर यही ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता तो क्या होता, ये 3 हो जाता। टोटल पूछता तुम क्या करते, 4 × 2 करते 8, 8 - 7 आ जाता टोटल के लिए। और टोटल में से इसको ईरर का तुम्हारा 4 आ जाएगा। किसी को अगर ऐसे फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे कर सकते। समझ में आई मेरी बात। पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रख लेना है सबसे।
ठीक है। बोलो। वो गुंडा के गलत लिखा है, ठीक है। या तो ना बेटर है तो यही लिख लेना, नहीं तो या फिर ये लिख लेना, मतलब समझते रहना। लेकिन आरटी का मतलब समझोगे, बाकी जितने भी डिजाइन पढ़ेंगे उसमें आरटी मतलब आरटी ही लिखोगे। एन बस हमने इसलिए बताया, हालांकि एस में भी यूज कर सकते हो कि ये इंटू वन ट्रीटमेंट का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन वो न करके कोई ऐसा झमेला नहीं पालना, अनइक्वल वाला बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अभी बस 2 कॉलम पढ़ना है हमको, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस। सर इससे बाकी क्वेश्चन बस एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगा ना, बस अगर बस आएगा तो। इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस यही चीज है। 2 पूछेंगे बस, हमने बोला ना, यही याद रख लो इन दोनों को, बस दोनों कॉलम, ठीक है। सर सर पर इस बार एक मतलब क्वेश्चन आ गया था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिजाइन आ गया था कुछ ऐसा टाइप का। हाँ हाँ, वो हम लिखाएंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिजाइन बताएंगे, ठीक है, ठीक है चिंता मत करो। हाँ, अभी हम तुमको सम ऑफ स्क्वायर भी निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर भी निकालना बताएंगे, एफ वैल्यू भी निकालना बताएंगे, और स्टैंडर्ड एरर भी बताएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी के लिए बेसिक में ये 2 कॉलम याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे तक सीआरडी के बारे में बहुत है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है सीआरडी, इससे ज्यादा नहीं है एग्जाम सीआरडी, ठीक। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमने बोला कि इसका इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे मैक्सिमम होता है, जो कि आर टी माइनस टी होता है, सबसे ज्यादा होगा। अभी तुम करोगे आगे जो डिजाइन पढ़ोगे उसमें तुमको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ठीक। अब इसके बाद अगला जो डिजाइन है हमारा आरबीडी, आरबीडी, इसको कहीं कहीं आरसीबीडी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये आरसीबीडी कौन डिजाइन है। रैंडमाइज्ड कंप्लीटली ब्लॉक डिजाइन भी कहते हैं, या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। अब हमने बताया तुमको कि जो सीआरडी है उसमें पूरा होमोजीनियस कंडीशन होता है, पॉट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन हमेशा तुमको होमोजीनियस कंडीशन तो मिलेगा नहीं, फील्ड में जाओगे तो हमेशा हेट्रोजेनिटी मिल, तो कैसे आखिर हम हेट्रोजेनिटी को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमने तुमको बताया था कि अगर फील्ड में हमारे हेट्रोजेनिटी है, और हेट्रोजेनिटी का वेरिएशन अगर इस तरीके से है, लेफ्ट टू राइट है, तो हमेशा हम उसके परपेंडिकुलर क्या कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं। ब्लॉकिंग करने का मतलब होता है हम इसको होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, होमोजीनियस ब्लॉक में कन्वर्ट कर देने से हेट्रोजेनिटी कम हो जाती है, ठीक। अब पे क्या है कि इसको हम क्या किए, एक डायरेक्शन में हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग का मतलब रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वहां पे जैसे अभी हमने सीआरडी पढ़ा, तो सीआरडी में कोई भी वेरिएशन था नहीं, तो कोई ब्लॉकिंग नहीं था, और कोई ब्लॉकिंग नहीं था तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन। और यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, वन वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन। और अब देखो कि पहले सी आरबीडी का डिफिनीशन समझ लो, आरबीडी का डिफिनीशन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर मान के चलो कि टी ट्रीटमेंट है, टी क्या है हमारा, ट्रीटमेंट है, और उसको हमको बी ब्लॉक में अरेंज करना है, या बी ब्लॉक में हमको उसको अरेंज करना है, ठीक, अरेंज करना है, और किस तरीके से अरेंज करना है। अब ये डिफिनीशन है कि ट्रीटमेंट, टी ट्रीटमेंट को तुमको बी ब्लॉक में अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है एवरी ट्रीटमेंट ऑकर्स इन एवरी ब्लॉक एग्जैक्टली वंस,
मैंने क्या बोला, हर एक ट्रीटमेंट हर एक ब्लॉक में केवल एक बार आए, ओनली एक बार। ये उसकी डिफिनीशन हो गई कि एवरी ट्रीटमेंट occurs in every block exactly once। ठीक है, केवल एक ही बार आना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे बात बताओ, ये मेरी खेत है, ठीक। अब ये क्या है, मैंने इसकी ब्लॉकिंग कर दी इस तरीके से, ठीक। ये मेरा ब्लॉक है, इसमें ये छोटे छोटे मेरे प्लॉट्स हैं, ठीक। ये प्लॉट्स है, ये ब्लॉक मेरा ऐसे B1 ब्लॉक है, ये मेरा B2 ब्लॉक है, ये B3 ब्लॉक है, और ये B4 ब्लॉक है, ठीक। और मैंने ट्रीटमेंट कितने ले लो, बोलो, 4 ट्रीटमेंट ले लेते हैं, T1 T2 T3 T4, कोई भी 4 ट्रीटमेंट ले लो। तो इसमें क्या कहता है ये कि हर एक ट्रीटमेंट हर एक ब्लॉक में एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए। मतलब इस कंडीशन में हमको केवल ट्रीटमेंट कितने लेना होगा, 3 ही लेने होंगे, ठीक है। क्योंकि हमको हर एक ब्लॉक में एक एक ट्रीटमेंट लाने हैं। तो T1 ला दिया, T2 ला दिया, T3 ला दिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे T2 कर दो, यहाँ पे T3 कर दो, यहाँ पे T1 कर दो, यहाँ पे T3, यहाँ T2, यहाँ T1, यहाँ T2 T1 T3, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो क्या है, हमने ये 3 ट्रीटमेंट है, टी की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे 3 है, और ब्लॉक हमारे के लिए कितने हैं, 4 है, ठीक है। और हमने बोला कि हर ट्रीटमेंट हर एक ब्लॉक में केवल एक बार आना चाहिए। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं नहीं देखना है, जिस डायरेक्शन में वेरिएशन है उस डायरेक्शन में, ब्लॉकिंग की डायरेक्शन को देखो। आप टॉप टू बॉटम देखो, क्या B1 में कोई ट्रीटमेंट रिपीट किया है क्या, हम बोलो। क्या B1 में कोई ट्रीटमेंट रिपीट किया है क्या, बोलो। No. B2 में, B3 में, B4 में कहीं भी रिपीट किया, नो सर। नहीं। तो हमारा डिफिनीशन सही है कि एग्जैक्टली केवल आना चाहिए, एक बार आया है, ठीक है। अब क्या है, अब ध्यान से देख, T1 का रेप्लिकेशन देखते हैं, T1 कितनी बार रेप्लिकेट किया अपने आप को, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और 4 टाइम्स। उसी तरह T2 को भी देखोगे तो 4 बार आता है, T3 को भी देखोगे तो 4 बार टाइम्स आएगा। वहां से हमारा जो आरबीडी का जो दूसरा डिफिनीशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मतलब जितना ब्लॉक होगा उतना ही हमारा रेप्लिकेशन होगा। मतलब इसी को आर कह दो, बी कह दो, चाहे कुछ भी कह दो। बात समझ में आई तुम लोग को, बोलो। यस सर। ये 2 पॉइंट जिसको याद है समझ लो, वीडी में कभी भी उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखो, ये ब्लॉकिंग करने का तरीका, इसको एरर कंट्रोल कहते हैं। तो ये एक है जिसमें कि हम ऑल 3 प्रिंसिपल यूज करते हैं। एलएचडी में ऑल 3 प्रिंसिपल्स आर यूज्ड। एक कौन सा डिजाइन यूज करते हैं, तो याद रखना कि फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग आरसीबीडी यूज करते हैं, पॉट एक्सपेरिमेंट के लिए सीआरडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए आरबीडी, और एक आएगा एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए एलएसडी। अभी कंपैरेटिवली चार्ट भी बनाएंगे, बहुत चीजें फिर रिवाइज कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत, 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, एंड योर लोकल कंट्रोल।
ओके ओके। अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे हमको अगर क्लासिफिकेशन करना होता है इस फील्ड को देख के, तो केवल हम ट्रीटमेंट के बेसिस पे ही क्लासिफाई कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट T1 T2 T3 कितने हैं, और उसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते थे। ठीक है, इसलिए इसको हम वन वे क्लासिफाइड डिजाइन भी कहते हैं, क्योंकि ओनली ऑन द ट्रीटमेंट बेसिस पे। लेकिन अगर हमको आरबीडी को करना होगा तो हम इसको ट्रीटमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं और ब्लॉक के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि B1 ब्लॉक, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक, B4 ब्लॉक। मतलब इसको हम ट्रीटमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं या तो ब्लॉक के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टू वे क्लासिफाइड डिजाइन। मतलब पहला जो है ट्रीटमेंट के बेसिस पे कर लो, ट्रीटमेंट, या तो फिर ब्लॉक के बेसिस पे कर लो। ठीक, किसी के भी बेसिस पे कर लो ये। और रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन क्या है, इसमें देखो एक ही डायरेक्शन में वेरिएशन है ना, एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शन वेरिएशन, वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में वेरिएशन है तो केवल एक ही डायरेक्शन में तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसलिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जितने वे क्लासिफाई करते हैं उससे एक घटा दो तो उतना रिस्ट्रिक्टेड डिजाइन हो जाता है। तो दो में से एक घटाएंगे तो एक आ जाएगा, तो इसको कहते हैं वन वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन। वन वे रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल डिजाइन। किसी को कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? नो। अब इसका होते हैं, ठीक। एनोवा का मॉडल लिखते हैं और इसके भी केवल 2 कॉलम अभी पढ़े हैं, और एलएसडी पढ़ने के बाद हम फिर एक एग्जांपल कराएंगे। ठीक, एनोवा मॉडल वाई आई जे, ट्रू मीन, टी आई एकदम सेम है। इसमें क्या चीज बढ़ गई है, इसमें क्या चीज बढ़ गई है, ब्लॉक बढ़ गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये बी जे क्या है, इफेक्ट ऑफ ब्लॉक है या इफेक्ट ऑफ रेप्लिकेशन है। अब रेप्लिकेशन का इफेक्ट आएगा, और याद रखना कि इसमें हर एक ट्रीटमेंट का इक्वल रेप्लिकेशन होगा। मतलब इसमें इक्वल रेप्लिकेशन होंगे, कि ट्रीटमेंट के पास इक्वल रेप्लिकेशन होना मस्ट है। जबकि सीआरडी में हमने तुमको बताया कि इक्वल रेप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे इक्वल रेप्लिकेशन मस्ट है। इसीलिए यहाँ पे मिसिंग प्लॉट टेक्निक एक होता है, अगर मान लो किसी की वैल्यू नहीं मालूम है तो मिसिंग प्लॉट टेक्निक से उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है। तो इसको ये जानते भी हो, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑफ ith ट्रीटमेंट फ्रॉम jth रेप्लिकेशन है, ये तुम्हारा ट्रू मीन है। टी आई क्या है, तुम्हारा ith ट्रीटमेंट इफेक्ट है। बीजे क्या है, तुम्हारा इफेक्ट ऑफ jth ब्लॉक। इसको इस तरीके से लिख लो, इफेक्ट ऑफ jth ब्लॉक। ठीक, और ये ई आई जे एरर, इसी चीज को फिर उठा के एनोवा में लिख देना है तुमको। ठीक, एनोवा कैसे बनाते हैं, बनाते जाओ मेरे साथ। सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एफ वैल्यू लिख लो। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, म्यू को छोड़ने के बाद जो जो चीजें हैं सब लिख दो। टी आई मतलब ट्रीटमेंट, बीजे मतलब ब्लॉक कर लो या तो रेप्लिकेशन कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। यानी इसको ब्लॉक इफेक्ट भी कह सकते हो और रेप्लिकेशन भी कह सकते हो, ब्लॉक इधर रेप्लिकेशन कह लो, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने पहले ही दूसरी लाइन में लिख दिया कि ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। अगला क्या है, एरर आ गया, एरर लिख दो, एरर लिख दिया हमने, और इसके बाद टोटल लिख दो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत लिखने में? बोलो भाई, लिखने में किसी तरीके की दिक्कत?
बोलो यस और नो। नो सर। चलो ठीक। ट्रीटमेंट का कहीं भी पढ़ो पूरी दुनिया में हाँ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसमें अगर हमसे कोई पूछेगा कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट का जो फॉर्मूला है वो आर टी ही रहने वाला है, आर इंटू टी, क्योंकि इक्वल रेप्लीकेशन है ना। तो 4 ट्रीटमेंट है और अरे ट्रीटमेंट 3 है, रेप्लीकेशन 4 है। तो आर टी मतलब क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट हमसे कोई पूछेगा तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12, यही तो होगा। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या लिखेंगे, T-1, रेप्लीकेशन का लिखेंगे R-1 और टोटल का लिखेंगे RT-1। अब समझ में आएगा कि मैंने RT-1 शुरू में ही क्यों सीआरडी में यूज किया। लेकिन बहुत सारे बुक में पढ़ोगे तो वहां पे N लिखा रहता है, लेकिन बेटर है कि आप RT पढ़ो। अब कोई हमको ईरर का बता देगा क्या, ईरर डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इसकी वैल्यू निकाले जल्दी से बताए। सर T-1 इंटू R-1। चलो जो नहीं निकाल पाए उसके लिए हम दिखा देते हैं। ये देखो टोटल हो गया, इसमें से ट्रीटमेंट घटा देते हैं T-1, इसमें से रेप्लिकेशन घटा देते हैं R-1। ठीक। उसके बाद RT-1 माइनस टी प्लस 1 माइनस R+1। अब देखो क्या है कि इस 1 से 1 ये कैंसिल। ठीक। अब इस T से हम T कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो T कॉमन ले लेंगे तो हमारा T कॉमन ले लेते हैं तो R-1 और यहाँ पे क्या है माइनस R प्लस, रुक जाओ 1 है, यहाँ से T है, हाँ हाँ ठीक। हाँ यहाँ से फिर हम यहाँ क्या करते हैं माइनस यहाँ ले लो, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखते हैं R-1। ठीक। और यहाँ पे -1 है हमारा और यहाँ पे T है, तो R-1 R- जाएगा। ठीक। और यहाँ पे बचेगा T-1 बन के रेडी हो गया। ये सबसे ज्यादा पूछ आरबीडी सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी यूज होता है, ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से आता भी है। तो इसको याद रखना, इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है, पूछ देता है। ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आरटी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। लड़कों को रटा ये रहता है, ये लो फार्मूला लगा के चले जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है कि इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। ठीक। अब अगर किसी को दिक्कत हो क्यों मैक्सिमम इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने लिखा था, तो जैसे इस एग्जांपल को ले लो कि इसमें क्या ट्रीटमेंट हमारा क्या है 4 है और रेप्लिकेशन 2 है। ठीक है। और सीआरडी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आया था, हमारा आया था इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 ना। अब देखो यहाँ पे अगर यही 4 ट्रीटमेंट और 2 रेप्लिकेशन के लिए आरबीडी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3। बताओ ये 3 जो है 4 से लेस है कि नहीं, इसी तरह एलएचडी भी लगाओगे तो वो भी इससे लेस ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम इरर डिग्री ऑफ सर ये वाला फ्रीडम नहीं हमको समझे, बता सीआरडी। दीजिए ना। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था तुमको कि जो होता है मैक्सिमम इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो भी डिजाइन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सीआरडी का होता है। ठीक। और अब जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 4 ट्रीटमेंट ले लो और रेप्लिकेशन की वैल्यू 2 ले लो, उसके लिए इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कैलकुलेट करोगे तो हमारा 8 आएगा। बोलो आएगा तो यस कितना, सर। रुको, हाँ 4 आएगा सॉरी। ठीक है, ये 4 -4 इज इक्वल 8 -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है। 4। हाँ उसी तरीके से आप यही सेम इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आरबीडी के लिए है। आरबीडी के इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये है। अगर यही हम इसमें लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 3 - 1, अरे सॉरी 4 - 1, ये क्या आ जाएगा 3 आएगा हमारा जो कि लेस देन है
सीआरडी के इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, यही हम बात समझा रहे थे। इतनी बात समझ में आई? सो मतलब सबसे ज्यादा सीआरडी का ही होगा, मतलब एकदम पूरे सबसे ज्यादा पांचों में। सीआरडी का होगा। हाँ, ये अब देखो क्यों ज्यादा होगा, समझ लो मेरी बात। ये देखो क्या है, ये दोनों नोन चीजें ना है। अब जैसे कि क्या, टोटल में से तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अगर मान को कहोगे 2 लोगों में बांटो, तो तुम 50-50 बांटोगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 3 लोगों में बांटो, तो 33-33 बांटोगे। तो जितना ज्यादा तुमको नोन चीज पता चलेगा, वो नोन चीज किसका हिस्सा होगा, इरर का ही तो होगा। ट्रीटमेंट का तो इफेक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। अगर तुम कोई चीज और एक्स्ट्रा जानकारी नोन कर रहे हो, तो मतलब नोन जो अननोन चीजें हैं, उसको कम कर रहे हो, उसका प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस को कम कर रहे हो। अब इस केस में तुम्हारे नोन चीजें ये क्या होगा, ट्रीटमेंट भी नोन है और ब्लॉक के बारे में भी तुम जानते हो, एरर के बारे में अब नहीं जानते। तो जितनी चीजें जानते जाओगे उतनी क्लियरिटी होती जाएगी, एरर उतना कम होते जाएगा मतलब सर और उतना टोटल इफिशिएंट सेम डिजाइन ऐसा होता नहीं, जाएगा। टोटल सेम रहेगा ना सर हाँ, दोनों में? टोटल तो सेम ही रहेगा। हमने तो क्या बोला, टोटल हमारे पास दो ही सोर्स ही हो सकते हैं, या तो नोन या तो अननोन। और जितनी चीजें तुम जानते जाओगे उतनी अननोन चीजें कम होती जाएगी। मेरी बात समझ में? yes, सर सीआरडी में तो टोटल में आरटी माइनस आर होगा ना, और इसमें तो आरटी हाँ, माइनस वन तो। RT-1 ही होगा हर जगह। अच्छा। हर जगह RT-1 होगा। हमने ये, और इसके फॉर्मूले में हमने ये लिखा है, RT-T, ये इरर फ्रीडम है। आर क्यों होगा, देखो, चेक करो, सॉल्व करो, देखो समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो इससे इससे कैलकुलेट कर लो, N-T से। ठीक है, यस। इतनी बात समझ में आई तो बहुत सही है। अब जो हमारा अगला जो डिजाइन है, वो हमारा क्या है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन LST, नाम से ही मालूम है कि LST है, मतलब स्क्वायर है। स्क्वायर का सबसे खास बात क्या होता है कि ये हम दोनों मतलब चारों साइड्स इक्वल होती है। हाँ, एक चीज ये भी कभी कभी पूछ देता है कि RBD कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो डिजाइन इज सुटेबल फॉर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो इस तरीके से ऑप्शन होता है, डिजाइन इज सुटेबल फॉर, ठीक है। अब क्यों ऐसा लिखता है हमको खुद ही नहीं समझ में आता। 5 to 8 और to 12 ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, अगर मतलब ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। एक तो 5 to 8 रहेगा, कहीं 5 to 15 रहेगा, जो भी रहेगा। तो ये जो है 5 से 8 और 5 से 12, कोई भी चीज है तो उसके लिए उतने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आरटी सबसे बेस्ट डिजाइन है, मतलब सुटेबल माना जाता है। ठीक, क्लियर है? यस। अब कर रहे हैं ये तुम्हारा LST मतलब लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब हमको क्या करना है कि टी ट्रीटमेंट को, अब जो है पहली बात समझ लो कि अब हमारा ये जो प्लॉट है, अब हमारा क्या वेरिएशन तो एक डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में था, तो हमने इसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग कर दी, ठीक, इस तरीके से ब्लॉकिंग कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट भी वेरिएशन है और टॉप टू बॉटम भी वेरिएशन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस भी ब्लॉकिंग करेंगे। मतलब लैटिन स्क्वायर डिजाइन को हम क्या, पहली बात तो क्या कहते हैं, टू वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन, मतलब कि इसमें दो तरह से वेरिएशन है, यानी फर्टिलिटी ग्रेडियंट दो डायरेक्शन में, एक लेफ्ट टू राइट है, मतलब इधर जाने पे भी हेट्रोजेनिटी, इधर जाने पे भी हेट्रोजेनिटी है। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए इसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए इसके परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है हमारा क्या है, टू वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन है और 3 वे क्लासिफाइड डिजाइन है। ये पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि 3 वे क्लासिफाइड डिजाइन है।
क्लासिफाइड डिजाइन है, और जितना क्लासिफाइड वे होता है उससे एक कम कर दोगे तो तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन हो जाएगा, तो मतलब टू वे रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन हो जाता है। ठीक है, टू रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन। ठीक, ये हो गया। अब क्या है इसमें, हम देखो क्या कह रहे हैं, इसको, इसका जो डिफिनीशन है, जैसे हमने बताया था कि टी ट्रीटमेंट को बी ब्लॉक में अरेंज करना है, एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, वो हमने आरबीडी में कहा था। उसी तरीके से लैटिन स्क्वायर में क्या कहता है कि टी ट्रीटमेंट को हमको आर, मतलब जो भी है, मतलब रोज एंड कॉलम में अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि हर एक ट्रीटमेंट हर एक रो में और हर एक कॉलम में केवल एक बार आए। अब देखो हमने वहां पे केवल एक ब्लॉक की बात की, एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया था, यहाँ पे हमने क्या कहा, दो तरीके से उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि रोज में भी एक बार आना चाहिए और कॉलम में भी केवल एक बार आना चाहिए। मतलब इसको अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे सुडोकू देखे हो, सुडोकू खेलते हो, हम लोग कहते हैं 0 से लेके 9 तक नंबर यस भरना सर। है, और नंबर इस तरीके से भरना है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली केवल एक बार ही आना चाहिए। तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन तुम्हारा कुछ नहीं है, सुडोकू ही है कि ईच treatment treatment in each rows and column comes exactly once। मतलब कि हर एक ट्रीटमेंट, हर एक मतलब, इसको अगर हम क्या बोल दे, इसको C1 बोल दे, इसको C2 बोल दे, इसको C3 कॉलम है, इसी तरह ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, R3 है। अब तुम देखो मेरी बात सुनो कि हर एक ट्रीटमेंट बार आना चाहिए। मेरा ट्रीटमेंट कितनी हो सकती है, T1 T2 T3। T1 यहाँ आ गया तो मतलब T1 अब ना यहाँ, T1 अगर यहाँ आ गया तो T1 ना तो अब यहाँ कहीं आएगा ना यहाँ आएगा, T1। उसी तरीके से T2 T3, यहाँ पे T2, अरे सॉरी T2, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है T3 T2। तो मतलब क्या है कि हर एक ट्रीटमेंट हर एक रोज और हर एक कॉलम में केवल एक बार आया है। तो यहाँ से जो दूसरी डिफिनीशन बन के हमारी तैयार हो रही है कि T1 कितनी बार रेप्लिकेट किया है, 3 बार। कितनी बार किया है, 3 बार। T2 कितनी बार किया है, 3 बार। रोज के 3 कॉलम कितने हैं, 3। तो मतलब समझ लो कि आर, वहां पे हमने बताया था रेप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हाँ, एक चीज याद रखना, सुनना में ये चीज गलत लिखा है कि रेप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आरबीडी में, वो करेक्ट कर लेना, वो गलत लिखा है, गलत। ठीक है, रेप्लिकेशन हमेशा ब्लॉक के बराबर होगा, ट्रीटमेंट के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे होगा ट्रीटमेंट, जितना नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होगा उतना नंबर ऑफ रोज, उतना नंबर ऑफ कॉलम होंगे, और उतना ही नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होता है, जो मैंने लाइन लिखी है, ये 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचडी के लिए। सर स्क्वायर का मतलब है कि मतलब इक्वल लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा सबका, है ना? ये पॉइंट मैंने कहाँ लिखा दिया, और सॉरी, ये यार एलएचडी का पॉइंट था, इसको यार नोट कर लेना, या एलएचडी कर लो यहाँ पे। ठीक है, आरबीडी जो है तुम्हारा 20 ट्रीटमेंट तक यूज कर सकते हैं। वही हम सोचने लगे अभी थोड़ा सा, ये जो एलएचडी है, एलएचडी के लिए ये ट्रू है, आरबीडी को तुम 20 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अप टू 20 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट तक यूज कर सकते हो। ठीक है, और एलएचडी के लिए वो है, सॉरी। ठीक है, ये समझ में आई मेरी बात।
ट्रीटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। सर इसमें अगर पूछा जाए कि सर सबसे जो अच्छा कौन सा स्क्वायर का मतलब क्या है? सर जो स्क्वायर हाँ मतलब इक्वल लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा, ये जो स्क्वायर लिखा है लैटिन हाँ तो स्क्वायर, वही तो लैटिन स्क्वायर का क्या मतलब, नंबर ऑफ मतलब कॉलम्स नंबर ऑफ इक्वल रोज सब होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सब तो इसी से इक्वल है, बोल सब सकते इक्वल हैं। है, इसीलिए अच्छा इसको अच्छा। स्क्वायर कहते हैं। 5 to 12 ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल है। और 3 वे क्लासिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ट्रीटमेंट के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक, रो के बेसिस पे भी कर सकते हो और कॉलम के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको 3 वे क्लासिफाइड डिजाइन भी कहते हैं, ठीक। अब इसका एनोवा देख लेते हैं जल्दी से। इसका एनोवा देखते हैं, पहले एनोवा मॉडल लिखते हैं। एनोवा मॉडल क्या होगा, आराम से कोई भी बता देगा, आई जे के। अब एक टर्म बढ़ जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पे, म्यू वही रहेगा, टी आई वही रहेगा, आर जे मतलब रोज हो गया, सी के मतलब कॉलम हो गया, ई आई जे के तुम्हारा ईरर हो गया। बस ये तुम्हारा एनोवा मॉडल हो गया। इसको लिखना कैसे है, सोर्स, हाँ तुमको कभी भी 2 क्रॉस मतलब 2 ऑर्डर का मतलब तुम्हारा लैटिन स्क्वायर है तो वहां पे वो 2 होगा, 2 है, कॉलम भी 2 है और रिप्लिकेशन भी। अगर 3 क्रॉस 3 का लैटिन स्क्वायर डिजाइन है तो वहां पे भी 3 है, रोज भी 3 है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही ज्यादा जरूरी है। सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये ठीक। अब सामने सामने ट्रीटमेंट, अब तो याद हो गया होगा लोगों को, ट्रीटमेंट रोज, ठीक, कॉलम, 2 बार जहां बना लिया वहां पे इरर और फिर टोटल, टोटल करने के लिए ऐसे लाइन खींच दी। अब हमको मालूम है कि सबका नंबर क्या है, तो ये t-1 होगा, तो रोज के लिए भी -1 कर सकते हो फार्मूला, क्योंकि r इज इक्वल टू है तो t ही यूज करो, कॉलम के लिए t-1 यूज करोगे। और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू, मैंने क्या होता था, RT होता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट के लिए, और बराबर है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t² 1। जल्दी से ई डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो तो जल्दी से फास्ट। तो t-2 इंटू t-2 इंटू 2-1, किसी को कहीं r-2 और -1 भी लिखेगा तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब r भी कर सकते हो, t भी कर सकते हो, c भी कर सकते हो, कुछ भी कहोगे, लेकिन सबकी वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक, t-1 इंटू t-2, बस इसको याद रखना। अब जैसे मैंने बताया था कि 2 रेप्लिकेशन और 4 ट्रीटमेंट, देखो LHD में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए,
तो अगर 4 और 4 का हम मैक्सिमम केस भी देखोगे, 4 और 4 अगर मान लो 4 और 4 का ले लो, ठीक है, उसका आरबीडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, ठीक है, 4 एप्लीकेशन 4 ट्रीटमेंट के हिसाब से, सीआरडी का निकालो, एलएसडी का निकालो, सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा सीआरडी का ही आएगा। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कभी कभी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ देता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यही जरूरी भी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होता? सर सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है सर प्रैक्टिकल में? आरबीडी। आरबीडी जो है आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो है आपका एनिमल एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, एनिमल के एक्सपेरिमेंट में ये यूज किया जाता है। मतलब सब ठीक है, वेटनरी वाले यूज करते हैं एलएसडी? हाँ एलएसडी ज्यादातर एनिमल एक्सपेरिमेंट में, जैसे ब्रीड है और वो चीजें हैं, तो एलएसडी यूज किया जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में एग्रोनॉमिस्ट, बीइंग एग्रोनॉमिस्ट आप आरबीडी यूज करोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जितनी चीजें पढ़ी है अभी, और कल हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ करेंगे आरबीडी का अच्छे से डिटेल में, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर कैसे होता है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, सब क्या होता है, और उसी के साथ स्ट्रिप प्लॉट और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन पढ़ा के खत्म। ठीक, अब क्या है यहाँ पे, एक कंपैरेटिव चार्ट, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया वो इसको भी पढ़ लेगा, तो उसका मान के चलो कि डिजाइन से 10 में से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलो पर्टिकुलर यहाँ लिख लो, उसके बाद सीआरडी, आरबीडी और एलएसडी। बेटर है आप बताते जाओ तो अच्छा है। ठीक, फुल फॉर्म तो जानते ही होगे, ठीक है, फुल फॉर्म जान रहे हो, ठीक है। रेस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन से करते हैं। ये 1 वे क्लासिफिकेशन है, ये 2 है, बढ़ाते चले जाओ, 2 वे, ये 3 वे। ठीक है, कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर समय मिलेगा तो बताएंगे कि 4 वे क्लासिफिकेशन डिजाइन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड डिजाइन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कितने वेरी या रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल को इसमें से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0, और 2 वे रेस्ट्रिक्शन या एलिमिनेशन भी कह सकते हो, कहीं कहीं एलिमिनेशन भी यूज करता है, 2 वे एलिमिनेशन दिया है, मतलब इधर रोज से रेस्ट्रिक्ट कर दिए, यहाँ से कॉलम से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ ब्लॉक से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत ही नहीं था हमको। ठीक, प्रिंसिपल कितने यूज होते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल यूज्ड, तो यहाँ पे 2 यूज होते हैं, यहाँ 3 यूज होते हैं, यहाँ पे भी 3 यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजेज, यूजेज में ये पॉट एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। ठीक, ये तुम्हारा फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है। ठीक, ये तुम्हारा एनिमल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है। ठीक, और आर और टी में रेप्लिके रिलेशन देखो, तो यहाँ पर कोई एज सच रिलेशन नहीं है, आर टी में कोई रिलेशन नहीं है, नो। ठीक, यहाँ पे हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ब्लॉक, आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू रोज और कॉलम। ठीक, ये हो गया। ये उसके पहला वाला बाद क्या? आर एंड टी? कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि इतना ये ट्रीटमेंट होना चाहिए तो इतना रेप्लिकेशन होना चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है। ठीक है, मोटा मोटा
इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या है आर टी माइनस टी, ठीक। इसका क्या है आर माइनस वन टी माइनस वन, इसका क्या है टी माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। और क्या बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन का, हाँ इसमें क्या है अप टू 20 तक यूज कर सकते हो, इसमें 5 से 8 यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी ऐसा कुछ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका सेम रहेगा आर टी माइनस वन आर टी माइनस वन आर टी माइनस, ठीक है। क्लियर है सबको। हाँ यहाँ लिख लो कि लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता, नो लोकल कंट्रोल, ठीक है। ठीक है सबको, चलो तो ये मेरी तरफ से ये तीनों डिजाइन जो सर है सीआरडी में ये, कितना होना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट जैसे कि उसमें 20 था, फिर इसमें 5 तो से 8 इसमें था। भी देखो ज्यादातर तो देखो कभी भी तुम 15 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखना कि इतने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट लिया जाता है कि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू हो 12 आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 12 आता है, तभी हमारा जो रिजल्ट की वैलिडिटी है वो एक्यूरेट मानी जाती है, ठीक है। तो एज सच हम बताएंगे एफिशिएंसी में हम लोग पढ़ते हैं कि 5 मतलब ये 10 सीआरडी इज इक्वल टू 6 आरवीडी ऐसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और 5 आरवीडी इज इक्वल टू 4 एलएसडी ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो कल थोड़ा सा मतलब पढ़ाने के बाद अगर कुछ टाइम मिलेगा तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन किसके बराबर है, ठीक। अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कि पिछला कुछ भी याद नहीं है तो, ठीक है। सही है। यहाँ ट्रीटमेंट के बेसिस पे होता है, ये भी अगर लिखना चाहो तो ट्रीटमेंट के बेसिस पे, यहाँ ट्रीटमेंट और ब्लॉक के बेसिस पे, ठीक। और यहाँ पे ट्रीटमेंट और रो कॉलम सबके बेसिस पे, ट्रीटमेंट रो और कॉलम, ठीक है। ओके यस। चलो फिर तब रखते हैं, बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय, थैंक यू।